नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप 72वीं बीपीएससी परीक्षा का फॉर्म भर चुके होंगे। इस बार पिछली परीक्षाओं यानी 70वीं और 71वीं की तुलना में फॉर्म कहीं अधिक भरे गए। इस बार प्राप्त जानकारी के अनुसार हमें यह पता चला है कि 5,15,000 फॉर्म भरे गए। फॉर्म कंपटीशन के स्तर को तो देख ही रहे, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रवृत्ति गहरी होने की आशंका है। यूपीएससी की परीक्षा जो पिछले पिछले कुछ ही समय पहले हुई है, उसके प्रश्नों के गहराई को देखकर हमारे मन में यह भय होता कि जहां बीपीएससी यूपीएससी की तरफ बढ़ रही है, तो क्या इसके प्रश्न भी वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है कि अब हमारे पास इफेक्टिव 50 दिन का समय बचा। 50 दिन में भी 1-2 दिन का समय हमारा ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, लेकिन आपको अब ध्यान रखना है कि बचे हुए 50 दिन में हम किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें कि आने वाली 72वीं बीपीएससी प्री की परीक्षा जो 26 जुलाई को होगी वो हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि बीपीएससी के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें। जब आप इन प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो बीपीएससी का एक एरिया है जो कोर एरिया है। पहले कोर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। आप में से ज्यादातर लोग इस बात से परिचित होंगे कि बीपीएससी के लिए 4 पिलर है जो सबसे ज्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ये एक ऐसा आधार है जिससे आप प्री के नजदीक पहुंच पाएंगे। केवल इसको पढ़कर आप प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन प्री का जो कट ऑफ मान लीजिए कि 90 से 95 के बीच एवरेज कट ऑफ की उम्मीद हम कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से लगभग 90 से 95 के बीच कट ऑफ रहा है, तो उम्मीद रखिए हम अपने आप को 95 के आसपास एक टारगेट रखते हैं ताकि हम जो है वो एक सेफ जोन में रह सके। तो इन 4 सब्जेक्ट को पहला स्तंभ आप माने, पहला पिलर माने। इससे आप प्री के मतलब 70-75 क्वेश्चन के आसपास बाकी सब्जेक्ट के प्रश्नों को बनाकर भी इसके आसपास पहुंच सकते। और इसके बाद अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो बचे हुए सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी और मैथ के जगह पर अब रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें सबसे पहला बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पढ़ने भी हैं, प्रश्नों को प्रैक्टिस भी करना, और प्रैक्टिस एक निश्चित समय अंतराल में करना, एक टाइम फ्रेम में करना। सामान्यतः लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के पीछे ज्यादा ध्यान देते हैं, जरूरी भी है, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज को इस अनुसार से ट्यून करना है, अपने माइंड को इस अनुसार से ट्यून करना है कि जिस समय काल में परीक्षा हो रहा होगा। जैसे हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि जैसे ये जो महीना है आपका जून का महीना, उसमें आप सब्जेक्ट पर काम करिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, और जो जुलाई का महीना होगा उसमें आपको कम से कम 20 टेस्ट पेपर सॉल्व करने। मान लेते हैं कि हम 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट पेपर सॉल्व करना, 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे और लगभग 22 जुलाई के बीच में, मान लीजिए 1-2 दिन आप नहीं भी दे पाए, तो लगभग इस दौरान आपको 20 टेस्ट पेपर सॉल्व करने, 20 टेस्ट पेपर। और ये जो टेस्ट पेपर होना चाहिए वो फुल लेंथ का टेस्ट पेपर होना चाहिए। एक बात और आजकल देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग, यूपीएससी की परीक्षाओं में भी ऐसा हुआ करता था, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं होता कि आप सेक्शनल टेस्ट को सॉल्व करते। अगर आपके पास पर्याप्त समय, 2-3 वर्ष हैं या 6-8 महीने पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, तो सेक्शनल टेस्ट पेपर सॉल्व करना ऑलवेज अच्छा होता है। लेकिन आपको यदि एग्जाम का अंतराल कम है, कम समय में एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर सॉल्व करना। अभी प्रैक्टिस करने हैं प्रश्नों की। अभी हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि आज से मतलब आप जब अभी से पढ़ना प्रारंभ करते तो अभी से भी आपको प्रश्नों का प्रैक्टिस करना, लेकिन जो टेस्ट सॉल्व करने वो आपको
1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 20 टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं और इसको उसी टाइम में सॉल्व करना है। जैसे एग्जाम आपका 12 से 2 बजे के बीच होगा, इसी टाइम में सेम परीक्षा लाइक कंडीशन में, जैसे परीक्षा हॉल में स्थिति होगी। ऐसा नहीं कि आप बगल में मोबाइल ले लें, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं और फिर आप टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। आप एक जगह पर स्थिर हो जाए, अपने आप को अकेला ही समझ के परीक्षा दीजिए। परीक्षा हॉल में अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको जो 2 घंटा परीक्षा की अवधि होती है उसमें आदमी अकेला ही एग्जाम देता है और तभी वो क्वालिफाई कर सकता है। आसपास के चीजों को देखने का न तो समय रहता है और न ही आपको कोई अवसर मिल पाएगा कि आप आसपास के चीजों को देख पाए। तो ये 12 से 2 के बीच इसी समय में टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, टेस्ट पेपर अलग अलग टाइम में सॉल्व करते हैं, तो उससे हमारा माइंड और हमारा बॉडी ट्यून नहीं हो पाता। अगर परीक्षा क्वालिफाई करना तो इसी समय में हम लोग टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक। उससे पहले हमें जो बीपीएससी के लिए कोर एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है। कर ही चुके हैं आप आइडेंटिफाई। सारे लोगों को जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको पता ही होगा कि ये 4 कोर सब्जेक्ट है। एक है आपका हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा आपका साइंस, तीसरा आपका करंट और चौथा आपका बिहार, ठीक है। इससे लगभग 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से सामान्यतः 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप 30 कोई फिक्स नहीं है, आप समझ लीजिए कि 25 से लेकर 32-35 तक का ट्रेंड आ रहा सकता है। साइंस से पहले 20 प्रश्न पूछे जा रहे थे, अभी भी 30 का ट्रेंड समझ लीजिए, सामान्य तौर पर आप मान लीजिए। करंट अफेयर से भी 30 प्रश्न और बिहार से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर ऐसे देखें तो आप 105 से 110 प्रश्न इसी सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। आप इन सेक्शन में लगभग मिनिमम 70 और अधिकतम आप जितना कर पाए वो आप पर निर्भर करता है, 70 से लगभग 80 प्रश्नों का आप टारगेट रखिए, या हम कहें तो 75 मिनिमम रख लीजिए। 75 से 80 प्रश्न आप मिनिमम इतना रखे हैं कि इतने प्रश्न हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है यह है पॉलिटी, ठीक है, अपेक्षाकृत ये आसान, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी और मैथ प्लस रीजनिंग, इस सेक्शन से भी प्रश्न। पॉलिटी से लगभग 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से आजकल प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं तो आप इससे 15 रख लीजिए, इससे भी 10 प्रश्न और इससे भी 10 प्रश्न, तो रख लीजिए कि ये लगभग 45 प्रश्नों का इधर, ठीक है। तो इधर के सेक्शन में आप 15 से 20 प्रश्नों का आप टारगेट रखिए कि इतना हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को दिमाग में रख के हमको अपने आप को एक फ्रेम करना है कि कैसे हम तैयार करेंगे जो हम अपने आप को पेपर सॉल्व करने लायक स्थिति में ला पाए, ठीक है। हिस्ट्री से जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें हम 20 से 25 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्न गहरा हो तो पर भी, ठीक है। प्रश्नों की प्रवृत्ति अगर गहरी हो तो पर भी हम 20 से 25 के आसपास प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कैसे? तो सामान्यतः हम लोग तैयारी के दौरान क्या करते हैं कि मॉडर्न इंडिया को पढ़ लेते हैं, एंशिएंट और मिडाइवल को भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हम अच्छे स्कोर तक पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप एंशिएंट मिडाइवल के प्रश्नों को गलती करेंगे, वो मॉडर्न में जो आप पढ़े हैं जो सही किए हैं उसमें का भी निगेटिव मार्किंग कर दे। 1-2 प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, स्कोर आपका 20 से घटकर 15-17 आ जाएगा और अगर 15-17 आ गया तो कट ऑफ के नजदीक आप 85 तक तो पहुंच पाएंगे लेकिन 90-92 नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादातर लोग, ज्यादातर सीरियस एस्पिरेंट परीक्षा का जो कट ऑफ जाता उससे 5 से 10 नंबर का जो कम, जैसे मान लीजिए कि 92 कट ऑफ जा रहा है तो आप 82 से 87 के बीच पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान न दें, बारीक चीजों पर काम न करें
तो ये 5 नंबर का गैप, 5 से 10 नंबर का गैप हो जाता है, मेहनत करने वाले स्टूडेंट भी असफल हो जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मॉडर्न इंडिया तो ठीक है, लेकिन एंशियंट और मिडाइवल को भी पढ़ना है। एंशियंट और मिडाइवल इंडिया में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे जो लोग परीक्षा देते हैं उन्हें पता होगा कि धौलावीरा को जब यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ था, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल जो अभी चर्चा में रहे, न्यूज में होने के कारण उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप वैदिक काल में आए तो आप पिछले बीपीएससी 71वीं बीपीएससी में आप देखिएगा कि वैदिक कालीन स्त्रियों से संबंधित, वैदिक कालीन देवियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। वैदिक कालीन देवियों का ट्रेंड कहाँ से था, जैसे उसके एक ऑप्शन में जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा और एक गार्गी दिया हुआ था। अगर आप वैदिक कालीन देवियों की के चर्चा आप स्पष्ट रूप से न भी कर पाए तो आप अगर वैदिक साहित्य पढ़े हो तो उसमें एक चीज आती है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता उत्तर वैदिक काल और उसके बाद की रचना। तो पूछा गया था कि कौन सी देवियां ऋग वैदिक कालीन नहीं, तो इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो ऐसे आपको ध्यान। फिर अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो प्रवृत्ति ऐसी थी कि सामान्यतः बौद्ध संगीतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे। जैसे पिछले बार 71वीं बीपीएससी में भी यह पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं हुआ। आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली जो बौद्ध संगीति थी वह राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। तीसरा पाटलिपुत्रा में हुई। और चौथी बौद्ध संगीति जो कश्मीर का कुंडल वन था, बिहार से बाहर एकमात्र बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी जो कश्मीर के कुंडल वन। इस तरह से एक तो बौद्ध संगीति से रिलेटेड, दूसरा बौद्ध धर्म की जो शाखा है जिसको आप हीनयान और महायान शाखा कहते हैं, उससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते रहे हैं, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। और बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य कहें तो कौन सा, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब सुत्त पिटक की शाखाएं, निकाय, खुद्दक निकाय, दिघ निकाय, मध्यम निकाय, जातक कथाओं के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं किस कथा में संकलित है, किस संग्रह में संकलित है, तो आप जातक कथा। फिर विदेशी जैसे दीप वंश, महावंश, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है कि श्रीलंकन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, दीप वंश, महावंश। जैन साहित्य जिन्हें आगम कहते हैं उनके बारे में भी। सामान्यतः जैन धर्म से प्रश्नों की प्रवृत्ति बौद्ध धर्म की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, उनको भी आपको स्किप नहीं करना। फिर आप मगध के उत्कर्ष में, मगध का इतिहास, बिहार का इतिहास भी है तो उसको अच्छे से करना। फिर मौर्य और गुप्त, मौर्यकालीन साहित्य से, और मौर्य काल में सबसे इम्पोर्टेंट मौर्यकालीन साहित्य विष्णुगुप्त के की रचना, अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को पूछने का तो ट्रेंड ही रहा है बीपीएससी में। कई बार यह पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई रचना है ना। तो ऐसा ही मेगास्थनीज की इंडिका से भी संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। इंडिका की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो विदेशी विवरण है उनमें इंडिका से संबंधित बातों को लिखा गया। इंडिका में कुछ अतरंगी बातें, जैसे पाटलिपुत्रा का प्रशासन 7 वर्गों के द्वारा किया जाता था, यहाँ लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, दास व्यवस्था नहीं थी, चोरी नहीं होती। चैप्टर पढ़ते हैं तो जानते ही हैं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते। गुप्त काल में गुप्त राजवंश का इतिहास, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कई
राज्यवर्धन से संबंधित घटनाएं, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, गुप्त और गुप्तोत्तर का। फिर आप इसके बाद आप पूर्व मध्यकाल को थोड़ा सा कम ध्यान देते हुए आप दिल्ली सल्तनत के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। दिल्ली सल्तनत में राजवंशों का इतिहास और उनकी कलाकृतियां, उनके द्वारा निर्मित जो भवन है, जैसे कुतुब मीनार है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत सारा मतलब उनके द्वारा मकबरे का निर्माण, मतलब उनकी कला से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे, पूछे भी जा रहे हैं और गहरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर सूफी और भक्ति आंदोलन और मुगल, इतना आपको एंशियंट और मिडाइवल से करना ही। इन चीजों को अगर आप स्किप कर देंगे तो आप 20 से 25 प्रश्नों तक का जो टारगेट रखे हैं उसमें आपको कमी आ जाएगी। अगर आप एंशियंट और मिडाइवल को अच्छे से कर लेते हैं तो 30 में 25, क्योंकि जो मॉडर्न इंडिया के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो फैक्चुअल नहीं पूछे जाते, कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा फैक्चुअल प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति में कमी आई। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बीपीएससी में फैक्चुअल प्रश्न नहीं पूछे जाते रहे थे, लेकिन अब अगर यूपीएससी की तरफ टिल्ट करेगी बीपीएससी, यूपीएससी की तरफ झुकाव होगा, तो प्रश्न फैक्चुअल से कम होकर कंसेप्चुअल ज्यादा हो। जैसे मॉडर्न इंडिया में भी राजनीतिक व्यवस्था, मतलब भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और क्या कहते हैं आपका जिम्मेदारी बंदोबस्त की प्रवृत्ति कैसी थी, शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ था। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे, तो ऐसे आपको ध्यान रखना। फिर साइंस की अगर हम बात करें तो जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए तो अच्छा, जिनका नहीं है उनको भी इन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना। अब इसकी भी प्रवृत्ति बदली, क्या बदली है, तो फिजिक्स में 71वीं बीपीएससी में 4-5 न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए थे। न्यूमेरिकल आसान था। एक क्वेश्चन पूछा गया था फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, F बराबर ma, इस परिभाषा से को रिलेट करके प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पावर पूछा गया था, पावर को कैलकुलेट करना था। तो आप प्रश्नों को देखकर उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन में परिवर्तन लाएं। सामान्य सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो आप नहीं बना सकते, तो ध्यान रखना है इनको। आप इसको भी अच्छे से तैयार करें तो मान लीजिए कि हम 20 ही प्रश्न रखते हैं, ठीक है, 20 प्रश्न रखें, ऐसा हम कर सकते हैं आसानी। करंट अफेयर सबसे ज्यादा डायनामिक है और ज्यादातर स्टूडेंट प्री इसलिए नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि वो करंट अफेयर के प्रश्नों को परीक्षा में सॉल्व नहीं कर पा रहे। होता क्या है, पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता। आपको अलग अलग सोर्स बताया जाएगा, ये मैगजीन पढ़ लें, ये मैगजीन पढ़ लें, ये पढ़ लें, आप करंट अफेयर के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा अगली बार भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई मैगजीन को फॉलो करें, किसी कोचिंग का या किसी चैनल के कंटेंट को आप फॉलो करें, परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा कई बार पूछा जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न नहीं पूछे जाए। ऐसा पिछले कई बार से हो रहा है। जो लोग पिछली एग्जाम को देते आ रहे हैं और असफल हो रहे हैं, उन्हें तो यह पता ही होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये करंट अफेयर है, ये रामबाण है, इसको आप पढ़ लीजिए, परीक्षा में 30 में 25-28 क्वेश्चन बना ले। 20 प्रश्नों का टारगेट रखें और हम सबसे पहले पकड़ें कि करंट अफेयर पूछा क्या जा रहा है, थीम नहीं बदल रहा है। अगर आप देखें तो आईआर से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है। जैसे पिछले बार यूएनडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन की जो बैठकें हुई उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए। पुरस्कारों में भी
साहित्य से संबंधित पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इसके थीम को कलेक्ट कर लें, जहां से भी आपकी मदद हो सकती हो। खुद से करें, ज्यादा बेहतर है। परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें, 71वीं का प्रश्न देखें। 70वीं में थोड़ा सा प्रश्नों की प्रवृत्ति वन लाइनर के तरह की थी, जो एक रैंडम कहा जा सकता है। बाकी 69वीं और 71वीं के प्रश्न को देखें, आप एक थीम बना लें, एक चार्ट बना लीजिए कि 15 से 17 या 15 से 20 टॉपिक है। जैसे पहले नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था, कई बार पूछा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। एक बार खाद्य और कृषि संगठन को पूछा गया, तो ये मिला, तो ये पूछ लिया। लेकिन आप पिछले बार के प्रश्न को देखें, पूछा जाएगा कि जो नोबेल प्राइज मिला वो किस क्षेत्र में मिला और उस क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया। इस तरह से आप कंसेप्चुअली उसको तैयार करें। आप ऐसे तैयार करेंगे तभी आप इसको सॉल्व करें। बिहार से अगर 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 15 प्रश्न आप आसानी से बना पाइए। आप ऐसे भी रख लीजिए कि अगर हम 25 से या अगर हम 20-20 करके ही यहाँ से प्रश्न सॉल्व करें तो यहाँ से हम 75 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप एक प्लान तैयार करिए, ऐसे इन सब्जेक्टों को प्रिपेयर करिए, क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर आप अभी से समय निकालिए कि हमें 2 घंटे का समय देना, एक समय निश्चित कर लीजिए, थीम के अनुसार से करंट अफेयर प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं कि रैंडम करंट अफेयर पर। पॉलिटी में अगर 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 7, 8, 9 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न हो सकते हैं अगर आप अध्ययन करें। ऐसे पॉलिटी से भी पिछले कुछ समय से गहरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी का भी थीम है, ये जैसे पंचायती राज से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार है। मूल अधिकार की तुलना में राज्य के नीति निदेशक तत्व से क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं, बीपीएससी में भी पूछा जाता है। निश्चित तौर पर समझें कि इससे पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ जो अनुसूचियां, जो 12 अनुसूची है, उससे संबंधित प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति, छोटा टॉपिक है लेकिन आप देखिएगा कि कई बार 5वीं 6ठी अनुसूची से को रिलेट करके प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा जाता था, बीपीएससी में भी पूछा जाता है। एक थीम हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में कॉमन है, वो है संवैधानिक विकास का क्रम। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आगे बढ़ते हुए 1935 के भारत शासन अधिनियम तक क्या क्या परिवर्तन आए, उसको पॉलिटी की दृष्टि से भी और हिस्ट्री की दृष्टि से भी तैयार करना। ठीक है। ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान है। जिनका ज्योग्राफी में थोड़ी पकड़ है, पिछले 71वीं बीपीएससी में भी ये आसान प्रश्न पूछे गए थे। आप मैप की सहायता से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमी के प्रश्न गहरे पूछे गए हैं, लेकिन कंसेप्चुअल इकोनॉमी को तैयार करने पर अभी ज्यादा ध्यान न देते हुए इकोनॉमी का वो सेक्शन जो करंट को कोरिलेट करता हो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कुछ थीम जैसे इन्फ्लेशन वाला थीम काफी चर्चा में रहता है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्फ्लेशन वाला टॉपिक होगा। इंटरनेशनल ट्रेड, अभी ट्रेड की चीजें काफी चर्चा में रही, तो इनको आप तैयार करिए। और रीजनिंग तो आप रोज पिछले ईयर में जैसा प्रश्न पूछा गया बीपीएससी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न का ये प्रवृत्ति रहता है कि आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। जैसे 71वीं में जिन जिन थीम से क्वेश्चन पूछा गया था, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका मैथ रीजनिंग का बैकग्राउंड नहीं भी हो तो 10 में से 7, 8, 9 प्रश्न तक आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पिछले वर्ष के थीम को देख